हेलो स्टूडेंट्स, और आज जो टॉपिक हम अकाउंटेंसी में स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं जो अपन देख सकते हैं कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ, किसने किया, है ना, इसके सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, लेखांकन की प्रक्रिया क्या होती है, लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में, लेखांकन सूचनाओं की विश्वसनीयताएं, ये जो सब चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल जो बातें हैं वो इसी चैप्टर के अंदर लिखी गई हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि एक दो प्रश्न बनने की संभावना इस चैप्टर से ज़रूर है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये एक बेस का काम भी करेगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय की, और इसके अंदर हम लेखांकन के इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, और यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेखांकन इतिहासकारों ने लेखांकन का प्रयोग ईसा से 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में पाया। बेबीलोनिया और इजिप्ट के अंदर पाया। तो देखिए अगर हम बात करें लेखांकन के इतिहास की, तो जो लेखांकन के जो इतिहासकार हैं उन्होंने लेखांकन के जो प्रमाण हैं, यानी कि अकाउंटिंग के जो एविडेंस हैं, है ना, बिफोर क्राइस्ट यानी कि 4000 ईसा पूर्व जो है, किन देशों से प्राप्त किए, बेबीलोनिया एवं इजिप्ट। यदि हम बेबीलोनिया की बात करें तो ये वर्तमान इराक में एक नगर, और इजिप्ट की बात करें तो मिस्र, है ना। तो बेबीलोनिया एवं इजिप्ट के अंदर जो है लेखांकन का इतिहास के जो प्रमाण हैं वो हमें प्राप्त हुए। यदि हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिनमें सोना एवं अन्य दूसरी कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, के लिए एक लेखांकन का प्रयोग करते थे, और वो महीनेवार ब्यौरा राजा को भेजते थे। यानी कि इजिप्ट के अंदर लेखांकन का प्रयोग जो है वो एक तरीके से खजाने के लिए किया जाता था, और खजाने का जो महीनेवार ब्यौरा है, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है, वो किसको भेजा जाता था, राजा को भेजा जाता था। यानी कि अपन शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं कि इजिप्ट के अंदर खजाने का लेखांकन किया जाता था। नेक्स्ट, यदि हम बेबीलोनिया की बात करें, जिसे प्राचीन काल के अंदर वाणिज्य नगरी कहा जाता था, ये प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि प्राचीन समय में वाणिज्य नगरी के नाम से किसे पुकारा जाता था, तो हमारा आंसर होगा बेबीलोनिया। बेबीलोनिया जिसे वाणिज्य नगरी कहा जाता था, में भी लेखांकन का प्रयोग धोखाधड़ी और अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता था। यानी कि बेबीलोनिया में भी जो है फ्रॉड को रोकने के लिए और इनकैपेसिटी से जो भी लॉसेस होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए जो है क्या किया जाता था, लेखांकन का प्रयोग किया जाता था, यानी कि अकाउंटिंग की जाती थी। यदि हम बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग प्राप्त आगम, आगम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू, प्राप्त आगम का खजानों में आवंटन, आवंटन का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट, यानी कि रेवेन्यू का खजाने में अलॉटमेंट, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतानों एवं सरकारी वित्तीय लेन देन के शेष का विवरण रखने के लिए किया जाता था। यानी कि रेवेन्यू को खजाने में क्या करने के लिए, अलॉट करने के लिए, जो पेमेंट्स किए गए हैं, जो रिसीप्ट्स की गई हैं, और जो भी गवर्नमेंट्स के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके लिए क्या किया जाता था, लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, रोमवासी
विवरण पत्र अथवा दैनिक बही का उपयोग करते थे जिनमें प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता था, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट का क्या किया जाता था, लेखांकन किया जाता था, यानी कि अकाउंटिंग की जाती थी। और रोम की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि रोम के अंदर खाता बही में खतौनी की जाती थी, यानी कि यहाँ पर लेज़र पोस्टिंग भी की जाती थी। चीन में 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। राजकीय लेखांकन को एक तरीके से अपन गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राजकीय लेखांकन का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है कि एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का प्रयोग सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर होता था, तो हमारा उत्तर होगा चीन में होता था। कहाँ पर होता था? चीन के अंदर राजकीय लेखांकन का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो बात करी वो कौन कौन सी करी? एक तो इजिप्ट की करी, एक अपन लोगों ने बेबीलोनिया की करी, ग्रीस की करी, रोम की करी और चीन की करी। तो देखिए, हमने देखा कि लेखांकन के जो प्रमाण हैं वो हम लोगों को कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इजिप्ट और बेबीलोनिया, इजिप्ट और बेबीलोनिया, ठीक है। फिर ग्रीस, फिर रोम और फिर चीन। तो ये तो अपन को याद रखना ही रखना है कि लेखांकन के जो प्रमाण हैं वो कौन कौन से देशों से प्राप्त हुए। इजिप्ट से प्राप्त हुए, बेबीलोनिया से प्राप्त हुए, ग्रीस से प्राप्त हुए, रोम से प्राप्त हुए और चीन से प्राप्त हुए। अब देखिए, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन हमारे सामने बन सकता है, एक तो बेबीलोनिया। बेबीलोनिया को प्राचीन काल के अंदर क्या कहा जाता था? वाणिज्य नगरी। ये क्वेश्चन अपन को याद करके जाना है कि प्राचीन काल के अंदर वाणिज्य नगरी के नाम से किसे पुकारा जाता था? बेबीलोनिया को पुकारा जाता था। रोम का एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक तो यहाँ पर दैनिक विवरण पत्रिका का प्रयोग किया जाता था, है ना, प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा किया जाता था, और खाता बही में खतौनी, खाता बही में खतौनी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेज़र पोस्टिंग के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर विवरण पत्र और दैनिक बही का, यानी कि दैनिक बही का मतलब हो गया कि एक तरीके से जर्नल और लेज़र दोनों का प्रयोग जो है रोम के अंदर होता था। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाता बही में खतौनी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर खाता बही में खतौनी भी की जाती थी। और चीन का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर क्या होता था? 2000 वर्ष पूर्व राजकीय लेखांकन का प्रयोग, 2000 वर्ष पूर्व राजकीय लेखांकन का प्रयोग बहुत ही उत्तम ढंग से होता था, बहुत ही उत्तम ढंग से होता था। तो यहाँ पर अपन को ये प्रश्न जो हैं याद करके जाने हैं कि भाई सबसे पहले लेखांकन के जो प्रमाण प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए? इजिप्ट और बेबीलोनिया से। प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता था? बेबीलोनिया को जाना जाता था। दैनिक बही और खाता बही में खतौनी के परिणाम, यानी कि एक तरीके से जर्नल और लेज़र का जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, वो हमें किस देश से प्राप्त हुआ? रोम से प्राप्त हुआ। और राजकीय लेखांकन का प्रयोग बहुत ही उत्तम ढंग से कहाँ किया जाता था? चीन में किया जाता था। कहाँ किया जाता था? चीन में किया जाता था। अब हम बात करते हैं भारत की।
कि भाई हमारे भारत के अंदर भी लेखांकन के प्रमाण जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भारत में भी लेखांकन का प्रयोग जो है बहुत हज़ारों वर्षों से किया जा रहा है और यहाँ पर लेखांकन के जो प्रमाण हैं हम लोगों को वेदों से, रामायण से, महाभारत से, मनु संहिता से और कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से जो है हमें लेखांकन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो भारत में लेखांकन के जो प्रमाण हैं, एविडेंस हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है वेदों में, रामायण में, महाभारत में, मनु संहिता में और कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि चाणक्य की बहुत ही फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र से भी हमें क्या है, लेखांकन के जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में लेखांकन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वेदों, रामायण, महाभारत, मनु संहिता और कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र से जो है लेखांकन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब ये जो स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर बन जाता है। तो देखिए अभी अपन ने लेखांकन के इतिहास के बारे में पढ़ लिया कि भाई अपन ने मेन अकाउंटिंग की बात करी कि अकाउंटिंग के जो एविडेंस हैं, लेखांकन के जो प्रमाण हैं वो हमें दूसरे देशों में कहाँ से प्राप्त हुए? इजिप्ट से प्राप्त हुए, बेबीलोनिया से प्राप्त हुए, ग्रीस से प्राप्त हुए, रोम से प्राप्त हुए, चीन से प्राप्त हुए। हमारे भारत में भी हमें लेखांकन के प्रमाण जो हैं प्राप्त हुए, वेदों से प्राप्त हुए, रामायण से प्राप्त हुए, महाभारत से प्राप्त हुए, मनु संहिता से प्राप्त हुए, कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए। लेकिन अब अपन बात करते हैं दोहरा लेखा पद्धति यानी कि डबल एंट्री सिस्टम जो वर्तमान में प्रचलित है, वर्तमान में जो है प्रचलित है। यदि हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इसका एक प्रश्न हमारे सामने बन जाता है। तो देखिए वर्तमान में प्रचलित दोहरा लेखा पद्धति का जन्म इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अगर ऑप्शन में शताब्दी का ऑप्शन आए, सेंचुरी, शताब्दी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी, यानी कि 15th सेंचुरी के एंड में जाकर हमें जो है 15th सेंचुरी के एंड में जाकर जो है डबल एंट्री सिस्टम का क्या हुआ? जन्म हुआ, यानी कि ओरिजिन हुआ। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कौन सी कंट्री में हुआ? इटली में हुआ। कब हुआ? 15th सेंचुरी के एंड में हुआ। और यदि सन पूछे तो इस पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन सन 1494 ईस्वी में इटली के कौन से शहर के निवासी? वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स में किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि दोहरा लेखा पद्धति का जन्मदाता कौन है, डबल एंट्री सिस्टम का जन्म किसने किया, इसके सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपन को ध्यान रखना है कि इस पद्धति के सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम इटली के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली ने 1494 में अपनी पुस्तक डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स में किया। डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स, इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है। डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स में इन्होंने इस पद्धति के सिद्धांतों का क्या किया? वर्णन किया। बाद में सन 1543 ईस्वी में 1543 में इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद
अगर आपसे पूछा जाए कि लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, यूज ओल्ड कैसिल ने लंदन में किया। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद यूज ओल्ड कैसिल ने लंदन में किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 प्रश्न जो हैं इस स्लाइड के ऊपर लिखे गए हैं, आप 4 भी मान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का जो या दोहरा लेखा पद्धति का जन्म किस शताब्दी के अंत में हुआ, तो आपका आंसर होगा 15वीं शताब्दी के अंत में। दोहरा लेखा पद्धति का जन्म किस देश में हुआ, इटली में हुआ। दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, लुकास पेसियोली ने किया। किस सन में किया, 1494 में किया। लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम क्या था, डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स था। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, यूज ओल्ड कैसिल ने किया। कब किया, 1543 में किया। कब किया, 1543 में किया। और कहाँ पर किया, लंदन में किया। देखिए बहुत सारे प्रश्न जो हैं यहाँ से बन रहे हैं। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विषय पर पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक लिखी। तो एडवर्ड जोन्स की पुस्तक का नाम अलग था, लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम अलग था। तो इस पद्धति के ऊपर अंग्रेजी में पुस्तक सर्वप्रथम किसने लिखी, अगर ऐसा प्रश्न आपसे बन जाए तो वहाँ पर आप यूज ओल्ड कैसिल मत लगाकर आना, वहाँ पर आप लगाकर आना एडवर्ड जोन्स। क्या लगाकर आओगे, एडवर्ड जोन्स, क्योंकि यूज ओल्ड कैसिल ने तो जो है लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इन्होंने अंग्रेजी में कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इन्होंने तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस पद्धति पर अंग्रेजी में पुस्तक लिखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो एडवर्ड जोन्स थे। और एडवर्ड जोन्स की पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये अपन को याद रखना है। तो ये स्लाइड जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहाँ से एक प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। तो दोहरा लेखा पद्धति जो वर्तमान में प्रचलित है, इसका जन्म जो है 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। कहाँ पर हुआ, इटली के अंदर हुआ। इटली के वेनिस शहर के जो निवासी थे लुकास पेसियोली, इन्होंने 1494 ईस्वी में इस पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किया। इनकी पुस्तक का नाम था डी कंपसेट स्क्रिप्चर्स। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1543 ईस्वी में यूज ओल्ड कैसिल ने किया, लंदन में किया। और इस पद्धति पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी, अंग्रेजी में सर्वप्रथम पुस्तक जिसने लिखी वो कौन थे, एडवर्ड जोन्स थे। इन्होंने 1795 में इस पद्धति पर सबसे पहले अंग्रेजी में पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट देखिए, लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों हैं। कभी कभार हमसे परीक्षा के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि बताइए लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग है ना, आर्ट है कि साइंस है, तो हमारा आंसर होगा बोथ। लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी, तो हमको इसको दोनों का मिश्रण मानना है, मिक्सर मानना है। तो ध्यान रखिएगा हमारा उत्तर क्या होगा कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों हैं या विज्ञान एवं कला दोनों हैं। अब लेखांकन विज्ञान क्यों है और लेखांकन कला क्यों है, देखिए इसके पीछे एक रीज़न है कि भाई लेखांकन को, अकाउंटिंग को हम साइंस भी मानते हैं और आर्ट भी मानते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है,
लेखांकन सर्वमान्य सिद्धांतों एवं अवधारणाओं पर आधारित है। भाई जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उसी तरह अकाउंटिंग के भी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, जिनका अध्ययन हम 3rd चैप्टर के अंदर करेंगे। तो एक तरीके से जिस तरीके से साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट होते हैं, उसी तरह अकाउंटिंग के भी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट हैं। इसलिए अकाउंट्स को क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, अकाउंटिंग को साइंस कहा जाता है। और देखिए किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, योग्यता चाहिए होती है, निपुणता चाहिए होती है ना। तो कला के लिए योग्यता का और निपुणता का होना क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि जिस कला में योग्यता और निपुणता की आवश्यकता ना हो उसे हम कला नहीं कह सकते। तो इसी तरह अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए अकाउंटेंट में क्या होनी चाहिए, उचित योग्यता यानी कि एबिलिटी होनी चाहिए एवं निपुणता होनी चाहिए यानी कि परफेक्टनेस होनी चाहिए। तो एक तरीके से इसमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, लेखांकन के सिद्धांत भी हैं, अवधारणाएं भी हैं, और इन सिद्धांतों एवं अवधारणाओं को अमल में लाने के लिए योग्यता एवं निपुणता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए लेखांकन को विज्ञान एवं कला दोनों कहा जाता है। इसलिए लेखांकन को विज्ञान एवं कला दोनों कहा जाता है। अब देखिए, अब अपन जो बात कर रहे हैं वो है पुस्तपालन का अर्थ। एक्चुअल में इस चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझिएगा, तब आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। एक्चुअल में लेखा शास्त्र का मतलब क्या होता है? लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी को अगर मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो लेखा शास्त्र का मतलब होता है पुस्तपालन। पुस्तपालन प्लस लेखांकन। पुस्तपालन प्लस लेखांकन यानी कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों मिलकर क्या बनती हैं? अकाउंटेंसी बनती हैं। यानी कि ये जो विषय है इसमें इन दोनों को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। एक्चुअल में इस अवधारणा को हम बहुत ही देर से समझ पाते हैं, है ना। हमको सब जने जो टीचर भी हैं वो भी हमको ये बोलते हैं कि अकाउंट्स पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़नी है। तो एक्चुअल में अकाउंट्स, तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो अकाउंट्स की जगह जो वर्ड यूज़ करना चाहिए वो होती है अकाउंटेंसी। कि भाई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में अकाउंट्स सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी को सीखने के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों का आना ज़रूरी है। तो पहले बुक कीपिंग को सीखा जाता है, फिर अकाउंटिंग को सीखा जाता है। यदि इन दोनों को सीख लिया जाता है तो इसका मतलब है आपको अकाउंटेंसी आती है। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी का मतलब होता है बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। अब आप कहोगे सर ये बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है ना। हमने तो कई बच्चे होंगे वो कहेंगे हमने तो पहली बार देखा है ऐसा, है ना। तो पहली बार ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में सही मीनिंग जो है वो यही होता है कि अकाउंटेंसी इज इक्वल्स टू पुस्तपालन प्लस लेखांकन या बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब से अपन समझते हैं। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करें? अकाउंटेंसी प्रोसेस, यानी कि लेखा शास्त्र की यदि हम लोग
प्रक्रिया को समझें। किसको समझें? यदि हम लेखा शास्त्र की प्रक्रिया को समझें तो आपको एक्चुअल में नज़र आएगा कि भाई ये जो प्रक्रिया है लेखा शास्त्र की ये क्या है, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हैं तो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों का जो अर्थ है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले वित्तीय व्यवहारों की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। क्या की जाती है? पहचान। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद उनकी क्या की जाती है? रिकॉर्डिंग। क्या की जाती है? रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग के बाद उनका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन। क्या क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद क्या की जाती है? समराइजिंग। क्या की जाती है? समराइजिंग। समराइजिंग के बाद क्या किया जाता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या किया जाता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर कम्युनिकेट टू यूजर्स। कम्युनिकेट टू यूजर्स। और उसके बाद ये। तो इस तरीके से अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है, लेखा शास्त्र की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? पूर्ण होती है। यानी कि सबसे पहला जो चरण होता है वो क्या होता है? वित्तीय व्यवहारों की या आर्थिक व्यवहारों की क्या करना? जांच करना। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों को या लेखा शास्त्र में केवल उन्हीं व्यवहारों को दर्ज किया जाता है जो क्या हो? वित्तीय हो, आर्थिक हो, अर्थात जिनका मुद्रा में मापन क्या हो? संभव हो। तो सबसे पहले वित्तीय व्यवहारों को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। क्योंकि देखिए व्यवसाय के अंदर बहुत सारे व्यवहार होते हैं लेकिन हर व्यवहारों का मुद्रा में मापन संभव नहीं है। जैसे कि प्रबंधकों की कार्यकुशलता, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के लिए, लेकिन कार्यकुशलता का जो मापन है वो मुद्रा में संभव नहीं है। यानी कि हम किसी की एफिशिएंसी को मनी में मेज़र नहीं कर सकते। उसी तरह मैं कहूँ टाइपिस्ट की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ टाइपिस्ट, है ना, तो ये भी एक व्यवहार है लेकिन इसका मुद्रा में मापन संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं टाइपिस्ट को कोई सैलरी दूंगा तो वो तो रिकॉर्ड करने की बात है, लेकिन मैं क्या हूँ टाइपिस्ट की नियुक्ति, है ना, प्रबंधकों की प्रबंध की नीतियाँ, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन अकाउंट्स में केवल उन्हीं व्यवहारों को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें मनी में मेज़र करना क्या हो? पॉसिबल हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वित्तीय व्यवहारों की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद हम उनकी क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज करना, है ना। यानी कि जो अकाउंटिंग की जो फर्स्ट बुक्स होती हैं उनके अंदर उनको क्या करना? रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं? अगर कोई छोटा बिजनेस है, क्या है, कोई छोटा व्यवसाय है, तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या यूज़ करता है? जर्नल को यूज़ करता है ना। और कोई बड़ा बिजनेस है तो वो क्या करता है? सब्सिडरी बुक्स को क्या करता है? यूज़ करता है। सब्सिडरी बुक्स एक तरीके से सब डिवीज़न क्या है? जर्नल का। तो कोई बड़ा व्यवसाय होता है तो वो सब्सिडरी बुक्स को यूज़ करता है।
और कोई छोटा व्यवसाय होता है तो वो क्या करता है, जर्नल को यूज़ करता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। और रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, या तो जर्नल में की जाती है या सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। सब्सिडरी बुक्स के बारे में भी अपन अभी पढ़ेंगे, है ना, आगे जाकर चैप्टर्स के अंदर। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं, कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है ना, जर्नल प्रॉपर होती है। तो ये सहायक भैया होती हैं। तो रिकॉर्डिंग या तो जर्नल में की जाती है या सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। जब व्यवहारों को जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, और वो किस में किया जाता है, लेज़र में। क्या किया जाता है, लेज़र। लेज़र किसको कहते हैं, खाता बही को कहते हैं। तो खाता बही के अंदर क्या किया जाता है उनका क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफाइंग किया जाता है। लेज़र बनाने के बाद, लेज़र के अंदर पोस्टिंग करने के बाद, बैलेंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस लेज़र की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, विश्लेषण एवं निर्वचन। इसे हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, विश्लेषण एवं निर्वचन। अभी अपन हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये वाला भी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है, रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर जो भी रिजल्ट हम लोगों को मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं। अब बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले जो यूज़र्स होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन होते हैं, इनका जो अध्ययन है हम इसी चैप्टर के अंदर अभी आगे करने वाले हैं। तो जो भी परिणाम हम लोग निकालते हैं उनको हम यूज़र्स तक क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और इसी तरह ये लेखांकन का चक्र जो है घूमता रहता है। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर आपने तो बात बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की थी, तो इसमें बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अब आपको समझना है। अगर मैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेप कहलाते हैं बुक कीपिंग। क्या कहलाते हैं, बुक कीपिंग। और अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो स्टेप हैं ये कहलाते हैं अकाउंटिंग। क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग। यानी कि वित्तीय व्यवहारों की पहचान करना, उसको जर्नल या सहायक बहियों में दर्ज करना और खाता बही में खतौनी करके उसका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, पुस्तपालन। क्या कहलाता है, पुस्तपालन। फिर तलपट बनाना, है ना, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाना, चिट्ठा बनाना, विश्लेषण एवं निर्वचन करना और उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को पहुंचाना,
ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र। तो ये एक लेखांकन की प्रक्रिया भी कहते हैं इसे अपन, इसे हम शॉर्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं और इसे अकाउंटेंसी प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इनको समझने से पहले आपको इस साइकिल को समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और ये साइकिल इसी तरीके से हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है रन करता रहता है। तो चलिए अब आप लोगों को ये एक प्रोसेस जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी का प्रोसेस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पुस्तपालन क्या होता है। तो यदि हम अब बुक कीपिंग की बात करें, हालांकि मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझा दिया कि भाई बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग के अंदर 3 स्टेप आते हैं: आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग या क्लासिफिकेशन। तो पुस्तपालन की यदि हम बात करें तो देखिए पहला प्रश्न क्या बन सकता है? पुस्तपालन लेखांकन की पहली सीढ़ी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप है, यानी कि बिना पुस्तपालन के आप लेखांकन कर ही नहीं सकते। या लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी क्या है? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई लेखांकन की, अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप क्या है, तो पुस्तपालन है। यह लेखांकन का आधार है। बिना पुस्तपालन के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए इसे लेखांकन का आधार भी कहते हैं। तो देखिए लेखांकन की पहली सीढ़ी, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए लेखांकन की पहली सीढ़ी है तो आपका आंसर क्या होगा? पुस्तपालन। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए लेखांकन का आधार है तो आपका आंसर क्या होगा? पुस्तपालन। और J.R. बॉटली बॉय ने लेखांकन की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है और इन्होंने कहा है व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की एक कला पुस्तपालन है। यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा J.R. बॉटली बॉय ने दी है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 3 प्रश्न आपके सामने हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग, बेस ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग, और J.R. बॉटली बॉय ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। पुस्तपालन में व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन संभव है। देखो लिखा हुआ आ गया कि सबसे पहला काम क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सकता हो। फिर उन्हें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कौन सी होती है? जर्नल और लेजर, एवं उनका वर्गीकरण करते हुए खाता बही में खताया जाता है। तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, जर्नल, सहायक बहियाँ, उनमें दर्ज करना और उसको फिर खाता बही में खताना, यानी कि लेज़र पोस्टिंग करना। तो लेज़र पोस्टिंग तक का जो वर्क होता है वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग के अंदर आता है। लेज़र पोस्टिंग तक का जो वर्क होता है वो किस में आता है? वो बुक कीपिंग के अंदर आता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। यह एक नैतिक कार्य है। नैतिक कार्य का मतलब क्या होता है? यह एक रूटीन वर्क है। क्या है? क्योंकि भाई देखो बुक कीपिंग का जो वर्क है रोज़ करना पड़ता है। बिजनेस के अंदर रोज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनको रोज़ रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेज़र पोस्टिंग करनी पड़ती है। जबकि अकाउंटिंग का जो वर्क है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में किया जाता है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में की जाती है, जबकि बुक कीपिंग जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है? चलती
रहती है एवं यह कार्य व्यवसाय के कम कार्य कुशल व्यक्तियों अथवा लिपिकों द्वारा किया जा सकता है। यानी कि बुक कीपिंग के कार्य को करने के लिए आपको अगर बेसिक नॉलेज है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की, तो वो पर्सन भी इस कार्य को कर सकता है। इस कार्य को करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये कम कार्यकुशल व्यक्तियों के द्वारा भी किया जा सकता है। बस उन्हें अकाउंटिंग के जो सिंपल रूल्स हैं, डेबिट क्रेडिट के जो नियम हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ तो उन्हें जर्नल एंट्री करना आना चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को जर्नल एंट्री करना आता है वो भी इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप लोगों को पुस्त पालन यानी कि बुक कीपिंग का जो मीनिंग है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछें कि भाई फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, तो आपका आंसर होगा बुक कीपिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपका आंसर होगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और उनका क्लासिफिकेशन करना। फिर ये एक रूटीन वर्क है और इसको करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करते हैं लेखांकन क्या है। यह लेखांकन की द्वितीय सीढ़ी है। यहाँ पे लेखांकन का मतलब क्या है? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी तो पुस्त पालन है और यहाँ पर यह लेखा शास्त्र की क्या है? द्वितीय सीढ़ी है। या कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसको काट देता हूँ। यह लेखा शास्त्र की क्या है? द्वितीय सीढ़ी है, यानी कि सेकंड स्टेप है। पुस्त पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है वहाँ शुरू होता है लेखांकन, और जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहाँ शुरू होती है ऑडिटिंग। देखो कितना अच्छा सीक्वेंस है एक। तो जहाँ सबसे पहले पुस्त पालन, जहाँ पर पुस्त पालन समाप्त होगा वहाँ पर शुरू होगा लेखांकन, और जहाँ पर लेखांकन समाप्त होगा वहाँ शुरू होगी ऑडिटिंग। ठीक है ना? तो ये एक स्टेप में चलते हैं। इसमें व्यापारिक परिणाम जानने हेतु लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। इसके बाद परिणामों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं परिणामों को उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रेषित किया जाता है जो इन परिणामों में रुचि रखते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं। यह एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, यानी कि एनालिटिकल क्या है? प्रोसेस है। यह एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह कार्य योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा या लेखाकार द्वारा किया जाता है, यानी कि अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। लेखाकार को अपन क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। और ध्यान रखना, जो पुस्त पालन का कार्य करता है उससे हम क्या कहते हैं? पुस्तपालक। पुस्तपालक को अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं बुक कीपर। तो बुक कीपिंग का काम करने वाला कहलाता है बुक कीपर, और लेखांकन का कार्य करने वाला कहलाता है अकाउंटेंट। और लेखांकन का कार्य करने के लिए जो है आपको विशेष योग्यता यानी कि आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति जो है वो अकाउंटेंट कहलाता है। इसमें मेनली जो है अपन जो है P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, और ये सेकंड स्टेप है। क्या है?
सेकंड स्टेप है। जहाँ पर पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं पर ही लेखांकन स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग में इंक्लूड है, लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं है। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मिलकर क्या बनाती है? अकाउंटेंसी बनाती है। क्या बनाती है? अकाउंटेंसी बनाती है। अब देखिए आगे, लेखांकन के उद्देश्य। यदि हम लेखांकन के उद्देश्यों की बात करें तो लेखांकन के उद्देश्यों से क्या अभिप्राय है कि कोई भी संस्था, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आखिर में लेखांकन करती क्यों है, अकाउंटिंग करने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्ट क्या है? समस्त आर्थिक लेन देनों का लेखा करना, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड क्या है? लाभ अथवा हानि की गणना करना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। वित्तीय स्थिति का चित्रण करना, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताना, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण, यानी कि बिजनेस को कंट्रोल में रखना, ये देखना कि भाई एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे, इनकम ज़्यादा रहे, प्रॉफिट हमेशा जो है बड़ा रहे और बढ़ता रहे, इस चीज़ को देखना। उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना, और जितने भी पर्सन्स बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर जमे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग क्यों करती है, क्या ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग के पीछे, तो आपका आंसर होगा, सबसे पहला ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, सेकंड ऑब्जेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करना, थर्ड ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, फोर्थ बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, एंड फिफ्थ और जो बिजनेस में इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को क्या करना, प्रोवाइड कराना। तो ये 5 ऑब्जेक्ट जो है लेखांकन के माने जाते हैं। तो कभी कभी परीक्षा के अंदर इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि बताइए लेखांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो हमें ये 5 उद्देश्य जो हैं पता होने चाहिए। अब देखिए, लेखांकन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये अपन को एग्ज़ाम के अंदर देखो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जो है पढ़ के जाने, कभी कभी क्या हम इनको इग्नोर करके जाते हैं और एग्ज़ाम के अंदर जो है इसी तरह के प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। अगर वो हमसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से लेखांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो नहीं है वाला प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें ये 5 पॉइंट याद होने चाहिए, तभी हम छांट पाएंगे कि कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। अब देखिए लेखांकन के तत्व, इसी तरह आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो देखिए लेखांकन के तत्व से अभिप्राय क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग से क्या मतलब होता है, यानी कि अकाउंटिंग के लिए इनका होना क्या है, ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होंगे अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो लेखांकन के तत्व यदि हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएं कि लेखांकन के तत्व कौन कौन से हैं, तो लेखांकन का पहला तत्व है संगठन। लेखांकन जो है हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन का किया जाता है। लेखांकन का पहला तत्व क्या है, संगठन, यानी कि लेखांकन हमेशा पहले किसका किया जाता है, संगठन का किया जाता है। अब चाहे वो संगठन क्या हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, या वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन अकाउंटिंग हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। सेकंड एलिमेंट क्या है लेखांकन का,
घटनाओं का आर्थिक होना, यानी कि लेखांकन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्हीं घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। घटनाओं से मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शंस। क्या है, ट्रांजैक्शंस। घटनाओं का क्या होना, आर्थिक होना। तो लेखांकन के लिए घटनाओं का आर्थिक होना जरूरी है। आर्थिक होने से मतलब जिनका क्या हो, मनी मेजरमेंट पॉसिबल हो। मनी मेजरमेंट क्या हो, पॉसिबल हो, क्योंकि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो। तो लेखांकन का घटनाओं का आर्थिक होना ये भी लेखांकन के लिए अनिवार्य है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो घटना है तो ये बाह्य घटना भी हो सकती है, बाह्य आर्थिक घटना भी हो सकती है और आंतरिक आर्थिक घटना भी हो सकती है। आंतरिक आर्थिक घटना। अब बाह्य आर्थिक घटना क्या है, यानी कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे मानेंगे और इंटरनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे मानेंगे। तो देखिए फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। अब इसमें हमने थर्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन किया है। किससे ट्रांजैक्शन किया है, थर्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन किया है। हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर मार्ट से, यानी कि बिजनेस के बाहर के किसी आदमी से। तो ये एक तरीके से बाह्य आर्थिक घटना है। उसी तरह गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अब हमने राम से व्यापार के लिए क्या खरीदा है, माल खरीदा है। राम कौन है, थर्ड पर्सन है, यानी कि क्रेडिटर है। तो ये जब हम बाहर के किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाह्य आर्थिक घटना। क्या कहते हैं, बाह्य आर्थिक घटना। अब आंतरिक आर्थिक घटना क्या है, सैलरी पेड, क्योंकि मजदूरों को हमने सैलरी चुकाई, ये आंतरिक आर्थिक घटना है ना। वेजेस पेड, ये भी आंतरिक आर्थिक घटना है। हमने क्या किया, स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या किया, रॉ मटेरियल दिया। क्या दिया, रॉ मटेरियल दिया। तो ये भी क्या है, आंतरिक आर्थिक घटना है। क्या है, आंतरिक आर्थिक घटना। तो हमको पहले तो ट्रांजैक्शंस को पहचानना आना चाहिए कि वो फाइनेंशियल है या नहीं है, और फिर हमें ये भी पहचानना आना चाहिए कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो अकाउंटिंग के लिए इन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है। तो अकाउंटिंग का पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट ये है कि अकाउंटिंग हमेशा किसी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो। दूसरा, अकाउंटिंग के लिए ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल यानी कि उनका मनी में मेज़र होना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अगर हम बाहर के किसी पर्सन के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा, और हम अंदर के किसी पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो इंटरनल कहलाएगा। फिर क्या है, पहचानना, मापना, लिखना और संप्रेषण। पहचानना, मापना, लिखना और संप्रेषण, यानी कि पहले तो हमने क्या करा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचान लिया, फिर उनको हमने मनी में मेज़र कर लिया,
फिर हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके समराइज़ कर लिया, समराइज़ करके हम उनको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट किसको करेंगे, सूचना के उपयोगकर्ताओं को, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उन लोगों को उन सूचनाओं को क्या करना, पहुंचाना। तो लेखांकन में इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। संगठन का होना ज़रूरी है, व्यवहारों का आर्थिक होना ज़रूरी है, उनको पहचानना ज़रूरी है, मापना ज़रूरी है, पुस्तकों में दर्ज करके सारांश निकालना ज़रूरी है, उनको लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना ज़रूरी है। और पहुंचाएंगे किसको, उपयोगकर्ताओं को, हर किसी को नहीं, उपयोगकर्ताओं को पहुंचाएंगे जो उसमें रुचि यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये लेखांकन के तत्व कहलाते हैं। तो लेखांकन के 4 तत्व हैं, एक संगठन, एक घटनाओं का आर्थिक होना, एक पहचानना, मापना, लिखना, संप्रेषण, और फिर सूचना के उपयोगकर्ता। अब सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं और सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता कौन होते हैं। तो देखिए, सूचना के जो उपयोगकर्ता होते हैं यानी कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। एक कौन होते हैं, इंटरनल, और एक कौन होते हैं, एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। यदि हम इंटरनल यूज़र्स की बात करें तो इसमें 2 जनों को इंक्लूड किया जाता है। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप स्वामी और प्रबंधक यानी कि ओनर और मैनेजर, ये 2 जने जो होते हैं ये इंटरनल यूज़र्स में आते हैं। इनके अलावा जो भी होंगे वो एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है, निम्नलिखित में से बाह्य उपयोगकर्ता कौन है, पहचानिए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी और प्रबंधक जो है इंटरनल के अंदर आते हैं और इनके अलावा जो होते हैं वो एक्सटर्नल के अंदर जाते हैं। कई किताबों के अंदर कर्मचारी एवं श्रमिकों को इंटरनल में शामिल किया गया है, लेकिन मैंने एक एनसीईआरटी की बुक देखी है और एनसीईआरटी की बुक के अंदर कर्मचारी एवं श्रमिकों को बाह्य उपयोगकर्ता माना गया है, इसलिए मैं इनको बाह्य उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के अंदर रख रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के अंदर इनको जो है बाह्य उपयोगकर्ता माना गया है। तो लेखांकन की जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 2 यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, ऑनर को और मैनेजर को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जितने भी यूज़र्स होते हैं वो कौन से यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं स्वामी की। एक्चुअल में ये लेखांकन सूचनाओं में यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है। तो यदि हम स्वामी की बात करें तो देखिए, जो व्यवसाय का स्वामी होता है, ऑनर होता है ना, जिसे अपन प्रोपराइटर भी कहते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स भी कहते हैं, है ना, कंपनी है तो शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। तो इन लोगों का क्या इंटरेस्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। एक्चुअल में भाई ये लोग व्यवसाय के अंदर पैसा लगाते हैं, जोखिम उठाते हैं। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि जो पैसा हमने लगाया है उसके ऊपर हम लाभ कमा रहे हैं या हमें हानि हो रही है। इसलिए जो बिज़नेस के ओनर होते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। यदि हम मैनेजर की बात करें तो बड़े बड़े जितने भी बिज़नेस फॉर्म्स हैं, जैसे कि अपन कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी में क्या होता है, ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैनेजर जो होते हैं वो एक्चुअल के अंदर बिज़नेस चलाते हैं, है ना। तो वो ये जानना चाहते हैं कि हमने बिज़नेस के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई उससे बिज़नेस को
क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो ये लोग जो है इस चीज़ को जानना चाहते हैं और इनको भविष्य के अंदर बिजनेस से रिगार्डिंग कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है इन्हीं के हाथों में होता है। तो बिजनेस के लिए डिसीज़न लेने का काम भी ये लोग ही करते हैं। तो ये डिसीजंस किस बेस पर लें, तो इसके लिए इनको डेटा चाहिए होता है। तो ये लोग जो हैं जो बिज़नेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती है उसके अंदर क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो ओनर और मैनेजर दोनों किस में आते हैं, इंटरनल यूज़र्स के अंदर आते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं निवेशक एवं संभावित निवेशक, यानी कि इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब निवेशक के अंदर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं और डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स कौन से आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, यानी कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स तो स्वामी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन से शेयर होल्डर आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि ऋण पत्रधारी। ये लोग जो है कंपनी के अंदर दीर्घ काल के लिए निवेश करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि जो निवेश इन्होंने किया है वो सुरक्षित है या नहीं है। उसी तरह बैंक एवं वित्तीय संस्थान, यानी कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग जो हैं बिज़नेस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि जो लोन इन्होंने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर इनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सेव है या नहीं है, और इन फ्यूचर आगे लोन देना है या नहीं देना है। इन सब बातों का डिसीजन जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर ही होता है। यदि हम लेनदार की बात करें, लेनदार मीन्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हैं बिजनेस को रॉ मटेरियल और जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं कि ये माल उधार देने से पहले ये देखना चाहते हैं कि भविष्य के अंदर जो सामने जिसको उधार दिया जा रहा है उनमें चुकाने की क्षमता, यानी कि उनकी सॉल्वेंसी पावर कितनी है। इसलिए ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। सरकार एवं अन्य नियामक, यानी कि गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स जो होते हैं, भाई सरकार को टैक्स चाहिए होता है। सरकार का जो टैक्स है वो सरकार के लिए रेवेन्यू है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आयकर कलेक्ट करता है। उसी तरह सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटर है। ये लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं कि ये लोग जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस व्यापार का जो संचालन है वो सही नीतियों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्लस आयकर का सही निर्धारण करने के लिए, जीएसटी का सही निर्धारण करने के लिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर अपन बात करते हैं कर्मचारी एवं श्रमिकों की। भाई कर्मचारी और श्रमिक जो हैं ये जानना चाहते हैं कि भाई जिस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, क्या उनकी सैलरी और वेजेस इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, क्या उनको बोनस प्राप्त होगा कि नहीं होगा, क्या व्यवसाय के स्वामी ने पीएफ के अंदर प्रोविडेंट फंड में उनका अंशदान जमा किया है या नहीं किया है। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर्मचारी एवं श्रमिक जो हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। ग्राहकों की यदि हम बात करें तो ग्राहक हमेशा उसी संस्था का माल या सेवा का उपयोग करना पसंद करता है जिसकी ख्याति होती है, गुडविल होती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के थ्रू ही पता लगता है कि भाई कौन सी संस्था जो है रिलायबल है। तो इसीलिए जो कस्टमर्स हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। यदि हम सोसाइटी की बात करें तो समाज ये जानना चाहता है कि भाई जिस भी व्यवसाय को हम संसाधन यानी कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं
वो रिसोर्सेज ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनका बेहतर ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए समाज भी जो है लेखांकन सूचनाओं के अंदर इंटरेस्ट रखता है। तो लेखांकन सूचना के जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स और एक एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स के अंदर आपको किसको इंक्लूड करना है, ओनर को और मैनेजर को। इनके अलावा जितने भी यूज़र्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, एक्सटर्नल के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, एक्सटर्नल के अंदर आएंगे। देखिए ये जो शुरुआत के चैप्टर हैं ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हैं और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आपको बहुत ढंग से ध्यान से इन चैप्टर्स को जो है पढ़कर जाना है। अब देखिए लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में कैसे है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, लेखांकन जो है सूचना प्रदान करता है। कैसे, देखो कच्चा माल, प्रक्रिया और पक्का माल। भाई लेखांकन सूचना के स्रोत के रूप में, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सोर्स कैसे है, अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो ये इस तरीके से मिलती है। यानी कि लेखांकन के अंदर जो कच्चा माल है वो किसको माना जाता है, आर्थिक लेन देनों को। आर्थिक लेन देन जो होते हैं वो क्या है, कच्चा माल। फिर इन पे क्या की जाती है, प्रक्रिया की जाती है। प्रक्रिया कैसे की जाती है, इनको पहले दर्ज किया जाता है, फिर इनकी खतौनी की जाती है, फिर इनका क्या निकाला जाता है, सारांश निकाला जाता है। और सारांश निकालने के बाद हमें पक्के माल के रूप में क्या प्राप्त होती हैं, सूचनाएं। तो इसलिए लेखांकन को सूचना का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना का स्रोत। तो ये रॉ मटेरियल हो गया, प्रोसेस हो गया या प्रोसेसिंग हो गई, और ये क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लेखांकन की प्रक्रिया के अंदर कच्चा माल है तो आर्थिक लेन देन। आपसे पूछा जाए लेखांकन प्रक्रिया के अंदर पक्का माल है, सूचनाएं। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे भी गए हैं। तो लेखांकन को सूचना के स्रोत के रूप में क्यों माना जाता है, क्योंकि लेखांकन के अंदर आर्थिक लेन देनों की पहले पहचान की जाती है, फिर इनको रिकॉर्ड करके, पोस्टिंग करके, समराइजिंग करके इन रिज़ल्ट को फाइंड आउट किया जाता है और फिर उनको प्रोवाइड कराया जाता है एज अ इंफॉर्मेशन। तो एक तरीके से जो अकाउंटिंग है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई लेखांकन की प्रक्रिया में कच्चा माल क्या है, तो लेखांकन की प्रक्रिया में कच्चा माल है आर्थिक लेन देन। आपसे पूछा जाए लेखांकन की प्रक्रिया में पक्का माल क्या है, तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यार ये किस तरह का क्वेश्चन है कि लेखांकन की प्रक्रिया में कच्चा माल क्या है, लेखांकन की प्रक्रिया में पक्का माल क्या है। तो हम वहाँ सोचने लग जाते हैं, बोले यार ये किस तरह का क्वेश्चन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, लेखांकन प्रक्रिया में, अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो लेखांकन प्रक्रिया में, तो लेखांकन प्रक्रिया में लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब पूछ रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस में कच्चा माल आर्थिक लेन देन, पक्का माल सूचनाएं। तो आपको ये इसके अंदर क्या करना है, याद करना है।
अब देखो, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी में कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता नहीं है, तो वो 3 दे देगा, एक अलग कर देगा। तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको लेखांकन सूचनाओं की चारों विशेषताओं याद होनी चाहिए। चारों की चारों विशेषताएं आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं, इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि जो भी सूचनाएं लेखांकन के द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती है, उन इंफॉर्मेशंस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन इंफॉर्मेशंस के अंदर 4 क्वालिटी होनी चाहिए। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, प्रासंगिकता, रिलेवेंस, बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी, तुलनीयता यानी कि कंपेरेबिलिटी। यानी कि आपको याद रखना है कि ये 4 विशेषताएं जो हैं लेखांकन सूचनाओं में होनी चाहिए। विश्वसनीयता से मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशंस हमने यूजर्स को प्रोवाइड कराई है, उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। यानी कि वो उनको सत्य साबित करने वाले हमारे पास प्रलेख होने चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशंस हम अपने यूजर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, तभी वो विश्वसनीय सूचना कहलाएगी। प्रासंगिकता से मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड कराई है, उससे वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इनका क्या कर सकें, अनुमान लगा सकें, यानी कि गैस कर सकें। यानी कि वो सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनके बेसिस के ऊपर पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को इमेजिन किया जा सकता हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने इंटरेस्ट बताया है कि भाई इतना इंटरेस्ट जो है फर्म ने चुकाया, तो हमें इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट की रेट को भी लिखना चाहिए। किसको भी लिखना चाहिए, रेट को, तभी तो वो प्रासंगिक कहलाएगा कि भाई आज मैं 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट यदि बता रहा हूँ अकाउंट के अंदर, पीएनएल के अंदर, तो वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्यों है ना। तो 10 लाख रुपए के ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट चुकाया गया है। तो अगर इंटरेस्ट की रेट होगी तभी तो वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रिलेवेंसी होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए। बोधगम्यता से मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराई जा रही है वो समझने योग्य होनी चाहिए, यानी कि इजी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, जिसे सभी तरह के उपयोगकर्ता क्या है, समझ सकते हों। तुलनीयता से मतलब क्या है, वो उन सूचनाओं के आधार पर दूसरी फर्म के साथ अपनी फर्म की तुलना कर सकते हों। अच्छा, तुलनीयता 2 तरीके की होती है, एक होती है इंट्रा और एक होती है इंटर। इंट्रा का मतलब अपनी ही संस्था के पिछले वर्षों के परिणामों से, पिछले वर्षों के परिणामों से। और इंटर का मतलब क्या होता है, अपनी संस्था के समान, अपनी संस्था के समान व्यवसाय करने वाली, अपनी संस्था के समान व्यवसाय करने वाली अन्य संस्था की सूचना से।
तो दोनों तरह की तुलनीयता के गुण उन सूचनाओं के अंदर होने चाहिए। तो जो भी लेखांकन सूचनाएं हम उपयोगकर्ताओं को देते हैं, उन सूचनाओं के अंदर ये 4 तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी कि जो भी सूचनाएं हमने उपयोगकर्ताओं को दी है उनके वो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पर उनको देनी चाहिए। प्रासंगिकता से मतलब सूचना ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर वो भूत, भविष्य और वर्तमान का अनुमान लगा सकें। बोधगम्यता का मतलब है वो उनको समझ में आने योग्य होनी चाहिए। तुलनीयता का मतलब यह है कि उस सूचना के आधार पर वो अपनी ही संस्था के पिछले वर्ष के परिणामों से और अपने ही समान व्यवसाय करने वाली अन्य संस्था के परिणामों से उसकी क्या कर सकें, तुलना कर सकें। तो यानी कि इंट्रा और इंटर दोनों ही तरह की तुलनीयता के जो गुण हैं वो उनके अंदर होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि इंट्रा कंपैरिजन क्या होता है और इंटर कंपैरिजन क्या होता है। जब कोई संस्था अपनी ही प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स को प्रेजेंट ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करती है तो उसे कहते हैं इंट्रा। और जब कोई संस्था अपने ही समान व्यवसाय करने वाली अन्य संस्था के रिजल्ट से अपने रिजल्ट को कंपेयर करती है तो उसे कहते हैं इंटर। इंटर कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन दोनों तरह के जो गुण हैं वो उसमें होने चाहिए। तो लेखांकन सूचनाओं में ये 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। किसकी? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई करना। यानी कि प्रति इकाई लागत निकालने के लिए क्या किया जाता है? लागत लेखांकन किया जाता है, क्योंकि लागत पर यूनिट कॉस्ट आएगी तभी हम सेलिंग प्राइस को क्या कर पाएंगे? डिसाइड कर पाएंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। किसमें? ये मुख्य रूप से मैनेजमेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में मैनेजमेंट के लिए होती है और इस अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो देखिए अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज होती हैं, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के अंदर आती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर आती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट जो है हम क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब कैश फ्लो, फंड फ्लो है ना, रेशियो एनालिसिस, ये क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, है ना। अपन कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस जो अपन पढ़ेंगे ये किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट जो है हम क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं, बाकी मेनली 11th और 12th में जो पढ़ाई जाती है वो कौन सी अकाउंटिंग होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये फर्स्ट ईयर के अंदर आती है। तो अकाउंटिंग के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्लास के अंदर हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की आधारभूत शब्दावली के बारे में। उसमें से भी कई प्रश्न एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम 11-12 के अंदर डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना सीखते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रैक्टिकल कम आएंगे, थ्योरी ज़्यादा आएगी। तो थ्योरी के ऊपर आपकी बेहतरीन कमांड होनी चाहिए, तभी आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।